कि आपको उन्होंने ये भी कहा कि राज साहब को हमने हल्के में ले लिया, सांसें अटकी रही जब तक जीत का परचम नहीं लहराया उन्होंने। राज साहब की क्या कुछ तैयारी है? प्रदेश की राजनीति को लेकर बात करते हैं हम, अगर हम कांग्रेस की बात करें। ज़्यादातर जो मेरी सक्रियता मैं रखूँगा, मैं हरियाणा में रखूँगा और मैं चाहता हूँ कि हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत कर आए कांग्रेस के। तो आप कैसे देखते हैं कि किरण चौधरी जैसी नेता, एक कद्दावर नेता जो कि बंसीलाल परिवार से जुड़ी हुई है, पार्टी छोड़कर चली गई, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया? मैं इतना भी नहीं हो सकता हूँ दगाबाज कि मैं अपने ही मित्रों के बारे में ऐसी बात सोचूं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक जुमला है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुरुग्राम लोकसभा से अपनी किस्मत आजमा चुके बॉलीवुड अभिनेता राज बब्बर जी हैं। सर, देवीलाल जी ने एक शुरुआत की थी। देवीलाल जी ने अपनी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण चुनाव हारा। उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि गाड़ियाँ निकालो, गाड़ियों को ठीक कराओ, जनता के बीच में चलना है। और एक शुरुआत की थी कि एक नोट एक वोट, और उसी आधार पर राज बब्बर अब जनता के बीच में हैं। ऐसे तमाम जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहा है जिसकी जनता को उम्मीद नहीं थी। जनता को तो छोड़िए, विपक्षी पार्टियों को भी उम्मीद नहीं थी, विपक्षी राजनीतिक दलों को भी उम्मीद नहीं थी। क्या कुछ कारण है और क्या कुछ तैयारियां हैं राज बब्बर की इस पूरे मुद्दों को लेकर? देखिए भाई, मेरा काम करने का तरीका यही है। मैं ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचता कि मुझे कितनी सफलता मिली है। मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि मैंने क्या किया है और कितना किया है। रिजल्ट मुझे मिला नहीं मिला, लेकिन मुझे बहुत मिला। यहाँ पे लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बाकी लोगों ने वोट नहीं दिया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं अपने आप को लोगों के बीच में कनेक्ट नहीं कर सका, लोगों तक पहुँच नहीं पा सका। जितना मैक्सिमम मैं और मेरा परिवार जनता तक पहुँच सका, लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। अगर हमें समय मिलता हम और भी जाते लोगों के बीच में। हम सभी जाते, क्षेत्र के नेता भी जाते, मेरा परिवार भी जाता, मैं भी जाता। लेकिन अब लेकिन अब उसको लेके हम बैठ जाए, और अगर मैं चुनाव जीता था तब भी तो यही करता। तो इससे बेहतर ये है कि मैं अपना जिस लिए मैं यहाँ इस गुड़गांव क्षेत्र में आया था, मैं वो काम करूँ, और मैं वो कर रहा हूँ। यानी वायदा पूरा किया कि सपनों की दुनिया से उम्मीदों के शहर में आया हूँ, छोड़ के नहीं जाऊँगा। बिल्कुल, मेरा ये वचन था कि मैं गुड़गांव में बसने आया हूँ और लोगों ने मुझे अपना प्यार दे के बसाया है। सर, 2000 करोड़ रुपए का बजट है नगर निगम गुरुग्राम का। तो पहला मुद्दा आपने उठाया सफाई का, दूसरा फिर आप सिविल अस्पताल पहुंचे जहां पे नागरिक अस्पताल की जगह पार्किंग बना दी गई। आप इस राजनीति को कैसा देखते हैं? देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि ये नगर निगम जो है ये किसी सांसद का या किसी विधायक का क्षेत्र नहीं है या उसके जुडिशल में नहीं आता, ये बिल्कुल सरासर गलत है। कोई भी जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, उसका सबसे पहला फर्ज बनता है कि वो अपने लोगों की समस्याओं को समझे और उनका निवारण करने के रास्ते निकाले। जी। और जितना बड़ा उस लेवल पे उसके वो अपने आप को जो पद मान लीजिएगा, या जितना बड़ी जगह से वो चुन के जाता है, उसके लिए उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और ये चीज़ जो है करने के लिए मैं भी ये तो नहीं कि मैं खुद कर लूँगा। मैं कैसे करवाऊँगा इसको, चाहे वो एजेंसीज़ हों, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो प्रशासनिक जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो हों, मैं उनसे कह के उनसे करवा के, नहीं करेंगे तो मैं अपने तरीके से फिर करूँगा। अभी तो मैंने सिर्फ वो कहना चाहिए ना, अभी तो फार्मूला 1 अपनाया, अभी तो मेरे पास में दूसरा भी है और फिर उसके बाद में तीसरा भी है। तो अभी तो शुरुआत हुई है। यानी एक हरभजन का दूसरा था, एक राज बब्बर का दूसरा है जिसका सामना अधिकारियों को करना बाकी है। नहीं, मैं अधिकारियों को क्यों करना पड़ेगा? जो अधिकारी पॉजिटिव होंगे, जो काम करना चाहते होंगे, उनको सामना मेरा क्यों करना होगा? बल्कि वो तो मेरी मदद करेंगे और मुझे उम्मीद है वो करेंगे। आज जैसे मैं वो गया हाँ, नगर निगम के पास में, जब कमिश्नर साहब के पास में जब गया था, मैंने मेमोरेंडम दिया था उनको। उन्होंने कहा था कि साहब आप देखिए, 1 हफ्ते के अंदर इस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं।
जब मैंने फ़ोन किया था उनको तो उसके मुझे उन्होंने पूछा था जी, मैंने कहा भाई मैं साफ बता दूं, मैं इसलिए मिलना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो कोई तैयारी करना चाहे तो कर लीजिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो है उस दिन गए तो मैंने उनसे मजाक में कहा भी, मैंने कहा देखिए मैंने आपको 8 दिन का टाइम देना चाहता था, 3 दिन पहले मैंने आपको फ़ोन करके बोला तो 11 दिन हो गए अब आपके पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं आप रिजल्ट मिलेगा। तो उन्होंने जिस तरह से किया और इससे एक थोड़ी सी उथल पुथल तो हुई, क्योंकि चुनाव में ही मेरे यही बुनियादी मुद्दे थे। और फिर मैं जब नगर निगम के यहाँ गया और मैंने जो बाकायदा जब उनको एक लिखित में जब दिया तो उसके बाद जो है ये ऊपर तक ये पहुँचे, और ऊपर तक पहुँचने के बाद चीफ सेक्रेटरी खुद आए यहाँ, और चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ आके जो कूड़े के लेके और सफाई को लेके उन्होंने मीटिंग की और बड़ी गंभीरता से उन्होंने कहा कि इसको बहुत ही सीरियसली हम लोग लेंगे। और फिर अगले दिन से 2 दिन के 1 दिन के बाद ही पता लगा कि यहाँ के जो कॉरपोरेशन के जो मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, जो सुधा जी, वो आए। हाँ, सुभाष सुधा जी, वो खुद जो है सड़कों पर देख रहे थे कहाँ कूड़ा है कहाँ नहीं है। और इसी के साथ में मैंने देखा कि एक बयान आया मुख्यमंत्री जी का कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कूड़ा जल्द से जल्द साफ करो, नहीं तो मैं खुद आके यहाँ पे रेड मारूंगा। तो मुझे मुझे हौसला मिला। मैं समझता हूँ कि इसमें मैं किसी को कहूँ कि कौन सही कौन गलत मैंने किया, नहीं, ये गुड़गांव की जनता ने जो मुझे इस लायक बनाया कि 7,33,000 वोट दिए, और मुझे लगा कि ये जनता की जीत है कि मैं इन मुद्दों को लेके पहुंचा, और ये ऊपर तक यहाँ से गुड़गांव से लेके चंडीगढ़ तक जो हिल-एलान हो गया। और उन्होंने कहा कि तो मैं आऊँगा यहाँ, तो मुझे लगा कि मैं ऐसा क्यों ना करूँ कि यहाँ पर और भी मुद्दे हैं। तो मैं चाहूँ कि भाई मुख्यमंत्री अगर आएंगे या रेड डालने तो कम से कम अस्पताल में भी आ जाए। जो अस्पताल 10 साल से ज़मींदोज़ है वहाँ पे उसको तोड़ फोड़ के रख दिया है, और ये नागरिक अस्पताल है, आम आदमियों के लिए अस्पताल है, ये कोई उनके लिए तो नहीं है जो जाके कोई बड़े बड़े अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकें। तो उसके लिए बजट भी सेंक्शन हो चुका था 260 करोड़ रुपए का विधानसभा में। मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ आके, उस तत्कालीन मुख्यमंत्री ने यहाँ आके 700 बेड का हॉस्पिटल भी घोषित कर दिया था। तो मैं गया, मैं देखूं शायद कुछ तो काम हुआ होगा। तो वहाँ देखा जाके तो वहाँ तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो खुदाई भी नहीं हुई है, वहाँ तो कुछ लेना देना ही नहीं, वहाँ तो सफाई भी नहीं, बल्कि वहाँ तो पार्किंग है। तो मुझे लगा कि मैं ये मुख्यमंत्री साहब को ये आगाह करूं कि भाई अगर आप रेट डालने आ रहे हैं तो यहाँ भी आइए, कि जो है आप ही की सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ बोल के गए हैं कि 700 बेड का जो है अस्पताल होगा। उस बेड वो कहाँ है अस्पताल, ढूंढिए आके। कूड़ा तो उधर देखेंगे, इधर आके अस्पताल भी ढूंढ लीजिएगा। तो ये तमाम चीज़ें उसके चली, और मैं इसके लिए अभी तो मैंने उनको सिर्फ एक, मुझे लगता है कि उम्मीद है कि एक वार्निंग चाहिए, लेकिन सडनली देखा कि उन्होंने इको ग्रीन वाले को टर्मिनेट कर दिया, उसका कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी को। हाँ, तो ये तो बड़ा एक छलावा सा है, दिखावा सा है, ये तो लीपापोती है कि उसको जो किया है। और मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति को ग्रीन वाला कोई बहुत जो है तरफ, मुझे कहना चाहिए कि ताकतवर आदमी है, जिसके पीछे बड़ी पहुंच है, कि उसने इधर जो है टर्मिनेट हुआ, उधर जाके उसने कोर्ट में जाके स्टे ले लिया। तो ये बहुत साफ नज़र आ रहा है कि अब ये नगर निगम भी कहेगा जी हम क्या करें, हमारे पास ये नहीं, वो क्या कहें हम क्या करें। तो ये ना वो एक लीपापोती की है, लेकिन मैं इससे मानने वाला नहीं हूँ। यानी राज साहब छोटी पारी खेले नहीं आए, लंबी पारी खेले आए गुड़गांव के लिए, ये प्रदेश के लिए। बिल्कुल, मैं प्रदेश, और देखिए मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा, मेरी पार्टी ने मुझे पहले भी लड़ाया, 4-5 जगह मैं लड़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं एक ही जगह पे चुनाव जीतता रहा हूँ, चुनाव लड़ता रहा हूँ, और यहाँ भी मुझे भेजा है। तो मैं अपने लिए जहाँ भी जाता हूँ मैं अपनी जगह पे काम करता हूँ, और अपनी जगह पे यहाँ काम कर रहा हूँ और करूँगा। और अब चुनाव आएंगे तो मैं प्रदेश में भी जाऊँगा, चुनाव आएंगे तो महाराष्ट्र भी जाऊँगा, और भी जहाँ कहीं भेजेंगे वहाँ जाऊँगा। तो ये एक वो दीगर सवाल है, लेकिन जो अभी जिम्मेदारी की जो बात जो है, तो ये जो है बहुत चाहिए कि सरकार को और प्रशासन को बड़ी गंभीरता से लें इन चीज़ों को, क्योंकि सामने बरसात आ गई है।
मैं ये ना, अब तो ना आप ये इको ग्रीन के स्टे को का बहाना ले सकते हैं, और ना ही आप जो है मैंने पूछा भी था उस दिन कि सीवर की क्या स्थिति है। तो मैं देखता हूँ क्या क्या ये लोग क्या करते हैं, क्या रिजल्ट देते हैं। फिर मंडे को, अभी सोमवार को जो है, ये जो भदवाड़ी में एक मजदूर के जो है, आप गए आज वहाँ पे? मैं वहाँ हो के आया हूँ, अभी वहीं से आ रहा हूँ। तो वहाँ गया था, तो वहाँ देखा कि वहाँ बंदवाड़ी में एक बाहर का मजदूर था, उत्तर प्रदेश का था, अलीगढ़ का। तो वो जो है वहाँ से गिरकर मर गया और उसमें कूड़े के दबाव में रह गया। तो मैंने आज भी जब देखने गया तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे ऊपर, जहाँ से वो गिरा था वो मजदूर, वहाँ आज भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के वो लोग ऊपर खड़े होकर काम कर रहे हैं। 1.5 फुट था, 2 फुट की जगह थी। अगर ज़रा जेसीबी ने अगर यहाँ पे गड्ढा ज़्यादा कर दिया तो वो भी फिसल के वो भी नीचे चला जाएगा और उसका कोई भी जानलेवा आपको देखने वाला नहीं होगा। तो वो भी अपनी जान से हाथ खो बैठे हुए। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। और इसको एमसीजी को और वो एजेंसी जो है उसको इस बात के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं ये कैसे, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप 174 का शायद उन्होंने मुकदमा लगाया है, FIR की है उसमें, बल्कि 174 की कार्रवाई होती है, उसमें किसी को भी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। तो ये तो 302 का मुकदमा है। जिम्मेदारी कैसे नहीं है? जिम्मेदारी तो जो है उन लोगों की है जिन लोगों ने जो वहाँ पे काम करा रहे हैं और बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के करा रहे हैं। तो मैं इसको टेकअप करूँगा। अच्छा, आपने जो मुद्दे उठाए ना राज साहब, वो मुद्दे जैसे ही राव इंद्रजीत सिंह चुनाव जीते, वो मुद्दे उन्होंने न केवल रेवाड़ी में गिनवाए बल्कि गुड़गांव में, जब इसी इलाके में जहाँ आप रह रहे हैं, वहाँ से कुछ ही दूरी पर, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले सफाई का मुद्दा कहा कि मुझे चुनाव हराने के लिए नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को लचर कर दिया। मुझे चुनाव हराने के लिए बिजली विभाग ने यहाँ से घंटों बिजली काटी। मुझे चुनाव हराने के लिए जो नागरिक अस्पताल जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको पिछले 5 साल से सांसद साहब खुद वहाँ पर मौका मुआयना कर चुके हैं। तमाम ACS अधिकारी वहाँ पे मौका मुआयना कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद वहाँ पे मौका मुआयना कर चुके हैं और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद मौका मुआयना कर चुके हैं, लेकिन ईंट नहीं लग रही है, पार्किंग बना दी गई। तो क्या लगता है कि आपको, उन्होंने ये भी कहा कि राज साहब को हमने हल्के में ले लिया, सांसें अटकी रही जब तक जीत का परचम नहीं लहराया उन्होंने। नहीं, देखिए, ये एक स्वस्थ राजनीति का ये एक वो है, जो है फल है कि उन्होंने इस बात को कहा है। और मैं भी ये कहूँगा कि हम लोग कोई दुश्मन नहीं थे, हम लोगों ने मित्रों की तरह चुनाव लड़ा। हम लोग अपनी अपनी बात कही है हमने, और उन्होंने भी मुझे शुभकामनाएं दी 25 तारीख के बाद, पोलिंग के बाद मैंने भी उनको शुभकामनाएं। अच्छा, जीत की बधाई दी आपने उनको? मैंने जीत की बधाई उनको दी, लेकिन वो बिजी थे तो आई डिड नॉट, लेकिन फिर मैंने उनको एक रिकॉर्डेड बधाई उनको दी मैंने। क्योंकि क्या होता है कि ये तमाम चीज़ें बहुत छोटी होती हैं। वो भी इसी क्षेत्र में, मैं भी इसी क्षेत्र में। मैं तो कहूँगा कि आज अगर उनको भी आना चाहिए, इन तमाम इश्यूज़ को देखना चाहिए। अब आप सोचिए कि NGT की रिपोर्ट है, जहाँ मैं अभी बंदवाड़ी गया हूँ, डबल बेंच की रिपोर्ट है कि उन्होंने यहाँ पर जो है सालों हो गए कि यहाँ पर कूड़ा फेंकने के लिए मना किया है, लेकिन अवैध तरीके से कूड़ा वहीं फेंका जा रहा है। बल्कि गुड़गांव का ही नहीं फेंका जा रहा, फरीदाबाद का भी कूड़ा वहाँ पे ला के फेंका जा रहा है। मैं भी वहाँ गया था, तो आप भी शायद वहीं थे, तो देख रहे ट्रक अंदर जा रहे हैं कूड़ा फेंकने के लिए, या तो ट्रक बाहर आते, ट्रक तो लाइन लगा के अंदर जा रहे हैं कूड़ा फेंकने के लिए। तो इसका मतलब ये जो है बहुत मिली भगत है प्रशासन की, शासन की, और उन तमाम नेताओं की, और उन तमाम जो है भ्रष्टाचार और उन एजेंसियों की जो पैसा खिला के अपना काम कर रही हैं। तो मेरा मानना है, मैं इसीलिए आज जानबूझ के, क्योंकि मैं मौके पर जाता हूँ, मैं सिर्फ किसी की सुनी सुनाई नहीं देखता, तो इसलिए मैं आज वहाँ गया। मैंने जाके देखा। वहाँ ऊपर जाने के बाद में लोगों ने कहा कि साहब ये NGT की रिपोर्ट हमारे पास में, पिछली बार जब मैं कमिश्नर साहब के पास में गया था, कमिश्नर साहब ने कहा कि साहब नहीं, वो पानी वहाँ का हमने चेक करवा लिया, सर्वे करवाया, सब ठीक है।
लेकिन उसके बाद की जो एनजीटी ने जो रिपोर्ट कराई है, वो तमाम वो जो गांव जो है, उन्हें 5 गांव की रिपोर्ट तो आज भी सामने आ गई है उन कि वो गाँवों में कोई शादी तक करने को तैयार नहीं है राज साहब। पीने के पानी की, वहाँ पे वो पीने के पानी के लिए मना किया गया कि ये पीने के पानी लायक नहीं है, ये पानी पीने लायक नहीं है। तो किस तरह से इतने साफ गोई से और किस तरह से बहुत ही तरीके से ऐसे लोग जो बोल जाते हैं, इतना गलत बोल जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं तो सारे पेपर इकट्ठे करवा रहा हूँ। अच्छा राज साहब, हरियाणा में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें तीसरे आप कैंडिडेट थे जिन्हें इतने भारी मत मिले थे। हुड्डा साहब से बात हुई? हुड्डा साहब ने कैसे अप्रिशिएट किया आपको? नहीं, हुड्डा साहब तो बल्कि इस बात के लिए अफसोस किया उन्होंने कि इतना चुनाव जो है थोड़ा सा वक्त की कमी की वजह से ये चुनाव जो है फिसल गया, नहीं तो अदरवाइज ये चुनाव जीत रहे थे हम। अच्छा, राज साहब की क्या कुछ तैयारी है? प्रदेश की राजनीति को लेकर बात करते हैं हम, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो। देखिए, मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश के अंदर, और मेरा अब दायित्व है कि मैं बाकी प्रदेशों में जाता ही हूँ, बाकी जो केंद्र की जो मुझे मेरे जो मेरी पार्टी है मुझे भेजती है। मैं जानता हूँ कि अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव है, साथ में ही हो गए, तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ज़्यादातर जो मेरी सक्रियता मैं रखूँगा, मैं हरियाणा में रखूँगा, और मैं चाहता हूँ कि हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत कर आए कांग्रेस के। कांग्रेस में, प्रदेश कांग्रेस में, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में जो मौजूदा स्थिति है वो ठीक नहीं चल रही है। किरण चौधरी ने हालांकि टिकट न मिलने के चलते अपनी बयानबाजी को जारी रखा था, तब इग्नोर किया उस बयानबाजी को, लेकिन फिर चुनाव के तुरंत बाद हुड्डा साहब पर हमला कर दिया कि इस तरह से मनमानी चल रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि किरण चौधरी जैसी नेता, एक कद्दावर नेता जो कि बंसीलाल परिवार से जुड़ी हुई है, पार्टी छोड़कर चली गई, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया? देखिए, अगर किरण जी आज पार्टी में होती तो मैं ज़रूर उनके बारे में बात करता, लेकिन वो दूसरी पार्टी की सदस्य हैं और उचित नहीं लगता कि मैं उनके बारे में कोई बात कहूँ। न केवल किरण चौधरी, कुमारी शैलजा ने भी हुड्डा साहब पर तीखा हमला बोला है कि इस तरह से स्थिति नहीं चलेगी, विधानसभा चुनाव सर पर है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अब कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया है कि अगर टिकटों का वितरण सही तरीके से होता तो हमारी 8-10 सीटें, ये 10 की 10 सीटें आ सकती थी। आज ये सब सीनियर लीडर हैं हरियाणा के, और बड़े श्रद्धेय हैं, बड़े सम्माननीय हैं, बड़े माननीय हैं। मैं इन पर क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो वो कह रहे हैं उनकी बात पर गौर होना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि राज बब्बर मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। पंजाबी चेहरा हैं, और हरियाणा की राजनीति में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जिस तरह से तमाम नेता कटाक्ष कर रहे हैं, तो राज बब्बर की छवि एक साफ सुथरे नेता के तौर पर जानी जाती है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर भी ऐसा राजनीतिक गलियारों में हम ऐसी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये किसी राजनीतिक गलियारे में नहीं है, ये बहुत ही हाइपोथेटिक सी बात है। ये जानबूझ के जो है इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं ताकि थोड़ा से आपके अखबार और चैनल भी गर्म हो जाएं। राज बब्बर ने कभी इस तरह की बात नहीं सोची। जहाँ तक हुड्डा साहब का सवाल है, वो मेरे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, और मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट ने राहुल जी, खड़गे साहब और उदयबान जी और जो है हुड्डा साहब, इन लोगों ने मुझको यहाँ लेके आए हैं, तो मैं इतना भी नहीं हो सकता हूँ दगाबाज की मैं अपने ही मित्रों के बारे में ऐसी बात सोचूं। नहीं, पार्टी आलाकमान अगर आपको मौका देती है, पार्टी आलाकमान इतनी तो समझदार है कि उसको किसको मौका देना। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर जी हैं, जिनका कहना है कि वे कहीं जाने वाले नहीं हैं। जनता से जो वायदा किया था कि सपनों के शहर में उम्मीदों के शहर में आया हूँ, सपनों के शहर से उम्मीदों के शहर में आया हूँ, और अब कहीं जाने नहीं वाला हूँ। और यही एक वजह है, जिस मुद्दे को उठाया उस मुद्दे का निवारण शुरू हो गया है। चाहे सफाई व्यवस्था की बात करें, नागरिक अस्पताल की बात करें, अब मॉनसून आ रहा है, मॉनसून के ऊपर भी तमाम अधिकारियों के ऊपर, विधायक के ऊपर प्रदेश सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा ज़रूर किया है। इन आरोपों का जवाब प्रदेश सरकार को जरूर देना है, और देखने वाली बात जरूर होगी कि मॉनसून सर पर है, और मॉनसून से पहले क्या कुछ तैयारियां प्रदेश सरकार इस फजीयत से बचने के लिए करने जा रही है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।